नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। हमारे ईवीएस की सारी क्लासेस या कह सकते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग ईवीएस के 50 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप लोगों को और क्लियरिटी होगी कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है डिटर्जेंट के कारण मृदा प्रदूषण पौधों की जड़ वृद्धि को प्रभावित करता है और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के विकास को कम करता है। ये पहला कथन दिया गया है। इसका रीज़न दिया गया है, मिट्टी में डिटर्जेंट की उपस्थिति मिट्टी को अधिक अम्लीय बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों कथन और उसका रीज़न पढ़ के बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर जो 3 है वो सही है। जो हमारी डिटर्जेंट के कारण मृदा प्रदूषण पौधों की जड़ वृद्धि को प्रभावित करती है, उसमें क्या होता है, मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के विकास को ये कम करता है। ठीक है, और जो हमारा सेकेंड है, मिट्टी में डिटर्जेंट की उपस्थिति मिट्टी को अधिक अम्लीय बनाती है, ये हमारा कथन गलत है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्थायी जैविक प्रदूषक जिनको बोलते हैं टीओपी के उदाहरण कौन कौन से हैं। डाइऑक्सिन, पैन, वीओसी, पुरान या पीसीबी। तो कौन कौन से उदाहरण हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 1 ठीक है, जिसमें कौन कौन से हैं, डाइऑक्सिन, इसके बाद पुरान, इसके बाद पीसीबी जो है वो हमारे स्थायी जैविक प्रदूषक के उदाहरण हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि में टीयर उत्सर्जन को कम करने के लिए कितने ग्रीन हाउस गैसों को कवर किया गया था। मतलब कीटो प्रोटोकॉल की जो पहली प्रतिबद्धता हुई थी उसमें कितनी गैसों को कम करने की सबसे पहले बात की गई थी। तो जो हमारी पहली हुई थी तब उसमें 6 गैसों को कम करने की बात हुई थी। जब सेकेंड नंबर की हुई थी तब उसमें एक और गैस ऐड कर दी गई थी, तो कितनी हो गई थी गैसें, 7 हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया हमारा 6। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं, वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए विश्व समुदाय के लिए हरित हाइड्रोजन उत्पादन महत्वपूर्ण होगा। और इसका रीज़न दिया गया है, हाइड्रोजन गैस की ऊर्जा सामग्री कोयले की तुलना में काफ़ी अधिक है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो गया, जो हमारा पहला कथन है, ठीक है, वो सही है। इसके अलावा दूसरा भी सही है, लेकिन हमारा पहला और दूसरा एक दूसरे से कोई रिलेट नहीं करता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से समुद्र के सतही जल में अम्लता आ गई है। तो उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है अम्लता में, 10% की स्थिर है या फिर 25% की कमी हुई है या 30% की वृद्धि हुई है। तो कितनी हुई है, 30% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि छात्रों को इसके बारे में मुख्य रूप से संवेदनशील बनाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ईवीएस को जो एजुकेशन है उसके बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, इसकी अंतर विषय और बहुआयामी प्रकृति। सेकेंड है, एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में इसका उदय। या थर्ड है, संस्कृति और पर्यावरण के बीच संबंध। और हमारा नेक्स्ट है, पर्यावरण क्षरण और पृथ्वी पर जीवन के लिए परिणाम। तो बच्चों को उसके प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता क्यों होती है, कि जो पर्यावरण क्षरण और पृथ्वी पर जीवन के लिए परिणाम है, ये उनको समझ सकें और पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूक हो सकें। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर नंबर 4 ठीक हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट है,
लोगों को यूवी रेडिएटर्स के जोखिम से बचाने में मदद करने में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल योगदान देता है। साथ ही निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान देता है। तो ये कौन सा है हमारा गोल नंबर, जो हमारा गोल नंबर SDG 3, 11, 14 और 15 हैं, ये इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गैर पुनर्नवीनीकरण अपशिष्टों की पहचान कीजिए। कागज़ है, प्लास्टिक की बोतलें, थर्माकोल, टेट्रा पैक, धातु। तो इनमें से कौन से हैं? जो हमारा आंसर नंबर 1 है इसका, ये सही है। तो आंसर क्या है? प्लास्टिक की बोतलें हमारी हो गई, इसके बाद थर्माकोल हो गया, इसके बाद हो गया टेट्रा पैक, और धातु जो होती हैं वो गैर पुनर्नवीनीकरण अपशिष्टों की पहचान करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में एक प्रमुख घटक SLWM का अर्थ क्या होता है? ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, या राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तरीय जल प्रबंधन। तो इसमें कौन सा हो गया? यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं तो और समझ में आएगा। SLWM इसका क्या हो गया? सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। आंसर नंबर कौन सा सही हो गया? हमारा पहला आंसर नंबर यहाँ पे सही हो गया। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो यहाँ पे मैच करेंगे। यहाँ पे परिवहन मतलब कुछ चीज़ें दी गई हैं और उनसे कौन कौन सी गैसें निकलती हैं या वो वायु प्रदूषण के लिए कैसे संबंधित है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा आंसर नंबर है दूसरा, परिवहन क्षेत्र किससे संबंधित है? वाष्पशील कार्बनिक कार्बन, इसको क्या बोलते हैं? VOC। इसके हमारा सेकेंड नंबर है प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग, ये किससे संबंधित है? जो हमारी HFC गैस निकलती है, ये एयर कंडीशनिंग ही इसका कारण है। इसके बाद हमारा थर्ड है लैंड फिलिंग। तो इससे क्या होता है? लैंड फिलिंग से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस बाहर निकलती है जो वायु प्रदूषण को हानि पहुंचाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा भस्मीकरण। तो ये किससे संबंधित है? इससे डाइऑक्सिन निकलता है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधनों को उनकी कार्बन तीव्रता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है हमारा? यहाँ पे आंसर हो गया A, प्राकृतिक गैस, उसके बाद है कोयला, फिर उसके बाद है प्राकृतिक गैस, उसके बाद पेट्रोलियम, फिर उसके बाद है हमारा कोयला। तो यहाँ पे आंसर नंबर 1 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अपशिष्ट जल उपचार की रासायनिक उपचार प्रक्रिया है? अवसाद, तटस्थता, वातन या सोखना। तो कौन सी होती है? जो हमारी तटस्थता होती है, ये जल उपचार की रासायनिक क्रिया कहलाती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के फैलाव के लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा है? SARS-CoV-19, SARS-CoV सेकेंड, या कोरोना 19, या SARS-CoV। तो इसमें कौन सा हमारा है? SARS-CoV सेकेंड, ये सेकेंड हमारा आंसर करेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में मवेशी और अन्य बायोडिग्रेडेबल कचरे के उद्देश्य से गोवर्धन योजना पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा निम्नलिखित संगठन के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। मतलब पूछा गया कि जो गोवर्धन योजना है वो किसके किसके सहयोग से चलाई जा रही है। तो किसके सहयोग से चलाई जा रही है? यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 3 सही है। तो देखते हैं कौन कौन है। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसके अलावा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और इसके बाद है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, और फिर है हमारा पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
तो जो यहाँ पे पर्यावरण, वन, जलवायु है ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी सारे इस योजना से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे यहाँ पे कथन दिए गए हैं तो पढ़ना है। प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरे से आंखों में जलन होती है और इसका रीज़न दिया गया फोटो केमिकल स्मॉग में ओजोन के किसके घटकों में से एक है। तो ये इसमें कौन सा सही हो गया? आंसर नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही है। फोटो केमिकल रासायनिक धूम आंखों में जलन उत्पन्न करता है, ये सही है। फोटो केमिकल स्मॉग में ओजोन इसके घटकों में से एक है, ये भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जिनकी सतह हवा की गति लगभग होती है, कितनी होती है? यहाँ पे 119 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर नंबर हमारा 1 यहाँ पे सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ग्लोबल वार्मिंग का कारण वातावरण में निम्न गैसों की उपस्थिति है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन कौन सी गैसें हैं? यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 2 सही है। मीथेन हो गई हमारी, और इसके बाद ओजोन हो गई, इसके बाद कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए जिनको आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है। ठीक है, वीटो परीक्षण खतरे की पहचान के लिए आधार बनाता है। इसका रीज़न दिया, वीटो अध्ययनों में एक ही जैविक संस्थाओं के भीतर किया जाता है, मतलब एक ही जो बायोलॉजिकल जैसे लोग हो गए, मतलब एक ही जाति के मनुष्य हो गए या एक ही जाति के पशु हो गए, उन पे किया जाता है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो गया? आंसर नंबर हमारा 3 है, वो सही है। मतलब पहला तो सही है कि खतरे की पहचान का आधार बनता है, लेकिन सेकेंड हमारा सही नहीं है, क्योंकि एक ही बायोलॉजिकल या एक ही चीज़ों पे नहीं किया जाता है, अलग अलग भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी अपशिष्ट के प्रकार दिए गए हैं और कैसे कैसे वो फैलते हैं उनको बताया गया है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। हमारा आंसर नंबर 2 है, ये यहाँ पे सही है। नगर निगम का अपशिष्ट किसके रूप में होता है? विध्वंस अपशिष्ट का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकेंड है विषाक्त अपशिष्ट, ये किसका उदाहरण है? ई कचरा का उदाहरण है। बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो किसका उदाहरण है? सिरिंज वगैरह जो होती हैं हॉस्पिटल वगैरह में, उनका उदाहरण है। इसके बाद हमारा लास्ट है कृषि अपशिष्ट, ये किसका उदाहरण है? तिनके जो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। दूसर जल से मिलकर बनता है। रसोई का गंदा पानी, मतलब जो दूसर जल मतलब गंदा पानी होता है वो किससे मिलके बनता है? मलयुक्त पदार्थ युक्त अपशिष्ट, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला गंदा पानी, बाथरूम का गंदा पानी, कृषि या प्रवाह से पानी जो निकलता है वो। तो इसमें कौन सा सही हो गया? यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 4 सही हो है। जो रसोई का गंदा पानी होता है प्लस जो बाथरूम का गंदा पानी होता है, ये किसके उदाहरण हैं? दूसर जल के उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा 2015 में अपनाए गए निम्नलिखित लक्ष्यों में से कौन सा SDG 4 से संबंधित है? जो हम लोगों ने SDG गोल पढ़े थे वो मैंने बताया था कि आपको उसके सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे गोल नंबर 4 पूछा गया है, तो गोल नंबर 4 हमारा कौन सा है? गुणवत्ता शिक्षा। ठीक है, ये गोल नंबर 4 से संबंधित है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार ब्रिक्स देशों के उनके सतत विकास लक्ष्य उच्चतम से निम्नतम के संबंध में सही क्रम में पहचान करें। यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य को हायर टू लोअर ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? हमारा जो 1 नंबर है वो सही हो गया। सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? चीन आएगा। इसके बाद हमारा आएगा ब्राज़ील। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा आएगा? रूस। और इसके बाद हमारा आएगा दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद आएगा हमारा इंडिया। ठीक,
तो यहाँ पर आंसर नंबर 1 करेक्ट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानस IS 10,500 के अनुसार पीने के पानी में आर्सेनिक की स्वीकार सीमा कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 24 किगाली संशोधन में 2040 तक HFC जो गैस होती है खपत में कमी की परिकल्पना की गई है। कितनी की गई है? 80 से 85% तक की गई है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत भारत के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है? भूतापीय, हाइड्रो, सौर, पवन। तो कौन सा माना जाता है सबसे सुरक्षित? जो सौर ऊर्जा होती है उसको सबसे सुरक्षित माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रयुक्त कुल प्राथमिक ऊर्जा का कितना % बायोमास से प्राप्त होता है? तो ये कितना % होता है? जो हमारा 32% बायोमास से प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हवा की गति 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो एक आदर्श पवन चक्की से बिजली उत्पादन कितने गुना बढ़ जाता है? ये कितने गुना बढ़ जाता है? 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास लक्ष्य टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न से संबंधित है? तो ये कौन सा वाला संबंधित है? जो हमारा SDG गोल नंबर 12 है, ये टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी होती है? तो सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी थी? हमारे SDG गोल कितने हैं? 17। ठीक है। और MDG गोल कितने हैं? ये लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा MDG गोल कितने होते हैं? SDG गोल कितने हैं? 17। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे MNRE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम स्थापित पवन ऊर्जा है? तो किस राज्य में है? तमिलनाडु में अधिकतम स्थापित पवन ऊर्जा पाई जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक NOx का एक संयोजक माना जाता है। किसको माना जाता है? जो हमारे यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये वायु प्रदूषक के संयोजक माने जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे आंसर नंबर 3 है करेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में कौन सा एक पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने वाला है? पर्यावरण स्थिरता कौन सुनिश्चित करता है? जो हमारा गोल नंबर 7 है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से विभिन्न वायुमंडलीय परतों के घटित होने का सही क्रम क्या है? ये लेयर के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही क्रम बताना है आपको क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 4 सही है। मतलब सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, फिर मीजोस्फीयर, इसके बाद थर्मोस्फीयर। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये लेयर जो होती हैं पाई जाती हैं और कितने कितने किलोमीटर पे होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है यहाँ पे? जो हमारा आंसर नंबर 3 है, उसमें कौन कौन से टर्म आएंगे? नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अलावा सेकंड क्या है हमारा? वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और धूप। ठीक है। तो ये प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। इसके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP का एक घटक है? तो कौन है? जो धैर्य कक्ष होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रिड चैम्बर, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक घटक होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आने के कारण नहीं होता है? ब्रोंकाइटिस, मेलानोमा, नेत्र क्षति, एरिथेमा। तो इसमें से कौन सा है? ब्रोंकाइटिस। ये जो है पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आने से नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन,
यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है। नाइट्रिफिकेशन के परिणाम स्वरूप प्रभावित अमोनिया विषाक्त में वृद्धि होती है। इसके कथन 2 है, विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया का उपयोग करके नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में बदल देता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? जो हमारा आंसर नंबर 4 है वो सही है। मतलब कथन 1 जो है वो गलत बताया गया है, कथन दूसरा हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रीकरण का पूरा चक्र दिखाया गया है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फ्लोटेशन एक यूनिट ऑपरेशन है जिसका उपयोग अपशिष्ट जल उपचार में किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे जो हमारा आंसर नंबर 1 करेक्ट होगा। हल्के निलंबित ठोस जो होते हैं उनको हटा दिया जाता है। इसके बाद जैविक कीचड़ को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है तेल और ग्रीस को हटाने के लिए किया जाता है। कौन सी विधि होती है? फ्लोटेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की अम्लीय वर्षा कहा जाता है जब pH मान कितना होता है? वर्षा को अम्लीय वर्षा कब कहा जाता है? तो pH मान 5.6 से कम होता है। ठीक, ये अम्लीय वर्षा के उदाहरण दिया गया है। जो हमारे ताजमहल का कलर पीला पड़ रहा है वो भी अम्लीय वर्षा के कारण ही पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन जैविक विविधता पर कन्वेंशन के मुख्य लक्ष्य हैं? जो हमारी जैविक विविधता कन्वेंशन हुई थी उसके मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो जैविक विविधता के मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं? यहाँ पे जो हमारा आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। जैविक विविधता का संरक्षण करना, इसके बाद जैविक घटकों का सतत उपयोग करना, इसके लास्ट में हमारा आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा, ये सब जैविक से संबंधित है। इसका नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव में कैंसर का कारण बनता है? ओजोन, पारा, इस यहाँ पे नेतृत्व करना नहीं है, ये लेड है, लेड। इसके बाद कीटनाशक, तो इसमें कौन सा है जो कैंसर का कारण बन सकता है? जो पारा, जिसको क्या बोलते हैं? मरकरी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसको पढ़ के आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। सीवेज कीचड़ के एरोबिक पाचन के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सीवेज कीचड़ का एरोबिक पाचन भारी मात्रा में मीथेन का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? जो आंसर 4th ऑप्शन है हमारा वो सही है। तो उसमें क्या है, जो कथन 1 है वो सत्य है, इसके अलावा जो दूसरा कथन है वो असत्य है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर जल अभी भी एक उपकरण है। किसका उपकरण है? सौर जल का उपयोग करके खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदले, सौर ऊर्जा का उपयोग कर बिजली उत्पन्न करें, या फिर सौर ऊर्जा का उपयोग कर पानी गर्म करें, सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी को पंप करें। तो ये किसके लिए अभी भी यूज होता है? जो सौर ऊर्जा का उपयोग खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमारे MDG गोल हैं के लक्ष्य 7 किससे संबंधित है? ये पूछा गया। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। आधुनिक ऊर्जा का सार्वभौमिक पहुँच, इसके बाद नवीनीकरणीय ऊर्जा का वैश्विक प्रतिशत बढ़ाया जाए, इसके बाद हमारे लास्ट में ऊर्जा दक्षता में सुधार को दोगुना किया जाए। ये किससे संबंधित है? लक्ष्य नंबर 7 से। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता पर कन्वेंशन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। कहाँ पे किए गए थे? ये आप लोग बता सकते हैं, उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया भी गया था क्लास में। तो ये रियो डी जेनेरियो 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसी में जैव विविधता कन्वेंशन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जल निकाय में यूट्रोफिकेशन निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? तो यूट्रोफिकेशन होता है वो किसकी ओर ले जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। शैवाल का प्रस्फुटन के लिए
इसके बाद जल निकाय की मैलापन और गंध में वृद्धि करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है सामान्य जलीय जीवन को बनाए रखने में कठिनाई। तो जल निकाय में जो यूट्रोफिकेशन होता है वो इन सब चीज़ों से संबंधित होता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं। तो इसके कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वो इसके कार्यकारी प्रमुख होते हैं। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अपशिष्ट जल के प्राथमिक उपचार में हटाना शामिल है। क्या हटाना शामिल है? कोलाइड, सूक्ष्मजीव, जैविक हानि, SNF। तो ये क्या इसमें है आंसर? जो SNF है उसको हटाना शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका वैश्विक जलवायु में सकारात्मक रेडियोधर्मी फोर्सिंग या वार्मिंग का प्रभाव है। तो किसका प्रभाव है? जो क्षोभमंडलीय ओजोन होती है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक। हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में विश्व के कुल जल के प्रतिशत के घटते क्रम में सही क्रम की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं जो आइस कैप और ग्लेशियर मतलब जल का जो प्रतिशत घटते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। फिर उसके बाद कौन सा आता है? भूजल। इसके बाद है झीलें जो ताज़ा पानी का सोर्स मानी जाती हैं। इसके हमारा हो गया वातावरण। ठीक है। इसके बाद है हमारा नदियों और धाराएं। तो इनका सही क्रम इस हिसाब से आप लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ अब यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए जो किसके थे? EVS के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखे वो देख सकते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है। आज के क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जिन बच्चों का पेपर है अभी जून में तो उन लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है। तो इसी प्रकार के और अपडेट के लिए बने रहिए चैनल से। धन्यवाद।